कहा जा रहा है कि आप गेम चेंजर साबित हो सकते हैं एनडीए के लिए। आपका निजी तौर पर विकास काफी ज्यादा हुआ। निषाद समाज का उत्थान कब होगा सर? नशा ज़्यादा करते हैं लोग। आरक्षण खूब मिल जाए, लेकिन लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी आपको गद्दार कहते हैं। कि सन ऑफ मल्लाह नहीं है, बल्कि वो सन ऑफ माल्ला है, जो माल लेके आता है उसको चुनाव लड़ाते हैं। सर, अजय निषाद का बीजेपी ने टिकट काट दिया, आपको मौका मिला, क्या गारंटी है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा? न्यूज़ नेशन के कैमरे पर आप ये ऐलान कर दीजिए, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट किस दिन प्रस्थान करेगी, टेक ऑफ करेगी सर? बीजेपी इस बार कितने सीटों पर लड़ेगी सर? क्या जेडीयू से ज्यादा सीटों पर? देखिए, वो मोदी के हनुमान के पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है? चिराग पासवान की बात कर रहा हूं। तो बीजेपी से कौन सीएम बनेगा? सम्राट चौधरी बनेंगे? क्या सम्राट चौधरी फेस हैं? जबकि सम्राट चौधरी पर इतने गंभीर आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं। हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाएगा वो खोज कर रखते हैं। क्या लगता है पवन सिंह का इस बार कितना इम्पैक्ट होगा? A+B इज ग्रेटर देन AB। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज़ नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2025 में अब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही समय शेष रह गया है। लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर बात करूं इससे पहले टाइमलाइन के जरिए 2020 ले जाना चाहूंगा आपको। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निषाद समाज के वोटर्स, जिनकी बिहार में आबादी करीब 5% है, इनकी बहुत अहम भूमिका रही थी एनडीए सरकार बनाने में। उस वक्त वीआईपी को 4 सीटें मिली थी और वीआईपी उस वक्त एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। अगर वीआईपी की वो 4 सीटें नहीं रहती तो शायद एनडीए की सरकार नहीं बनती। इस बार 2025 के चुनाव की बात करें तो वीआईपी महागठबंधन की टीम में खेल रही है। एनडीए को निषाद समाज के वोटरों को साधने के लिए कोई तुरुप का इक्का चाहिए। निषाद समाज की बात करें तो उस जाति के लोग मोस्टली मछुआरे, मछली पालन और तमाम नदी किनारे से जुड़े व्यवसाय से जुड़े लोग माने जाते हैं। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो इसी समाज से आते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जो इनके कंधे पर जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा है, तमाम विकास कार्य भी वो कर रहे हैं और बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद हैं। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, आपका न्यूज़ नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार चुनाव को लेकर क्या माहौल है और बीजेपी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, दिल्ली से भी और पटना से भी? देखिए, बिहार चुनाव का जहाँ तक संदर्भ है तो बिहार में मजबूत एनडीए की सरकार बन रही है और लोगों ने मन बना लिया है। चूँकि हम जहाँ भी जाते हैं, लोगों में खास करके जो हमारी मातृशक्ति हैं, महिलाएं हैं, माँ बहन हैं और युवा में बहुत अच्छा एक उत्साह का माहौल है और सारे लोगों का जो उत्साह देख करके लगता है कि बिहार में मजबूत एनडीए की सरकार बनेगी। सर, एनडीए को, खास तौर पर बीजेपी को आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं 2025 के चुनावों में। कहा जा रहा है कि आप गेम चेंजर साबित हो सकते हैं एनडीए के लिए। सर, मैं कहूं तो आपका निजी तौर पर विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ। आप मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद भी हैं, भारी मतों से आपने जीत हासिल की, केंद्र में आप मंत्री भी हैं, बड़े ओहदे पर हैं, टीम मोदी के बहुत बड़े प्लेयर भी हैं आप। लेकिन जिस समाज से सर आप आते हैं, बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स कितनी अहमियत रखती है ये हम भूल नहीं सकते हैं। तो उस निषाद समाज का उत्थान कब होगा सर? उसका विकास कब होगा? आपने उसके विकास के लिए क्या किया सर? देखिए, जहाँ तक निषाद समाज के उत्थान की बात है और विकास की बात है तो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। जब से मैं हॉस्पिटल चला रहा था उस समय से भी मैं निषाद समाज में मुख्य 2-3 बिंदु हैं जिसको अगर सुधार लिया जाए तो निश्चित रूप से निषाद समाज का विकास हो जाएगा। और वो पहला है अशिक्षा। निषाद समाज में बहुत ज़्यादा ही इलिटरेसी है और जिसके कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका रोज़गार कैसे हो। दूसरी बात, लोगों में थोड़ा सा नशा ज़्यादा करते हैं लोग, तो हम नशा मुक्ति अभियान भी हमने चलाया। लोगों में शिक्षा का अलख जगाने के लिए गांव-गांव जा कर के लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि आप शिक्षा की तरफ मुखातिब होइए, अपने बच्चे को पढ़ाइए। और इस कड़ी में लगातार हम काम कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं हमारा एक मुहिम भी चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से आग्रह किया है कि आप जब भी मुझे सम्मानित करना चाहते हो तो आप मुझे बुके, फूल, माला, चादर से सम्मानित ना करें, मुझे पेन और कॉपी से सम्मानित करें, ताकि मैं उन
उन चीज़ों को अपने समाज के गरीब बच्चों में जा कर के मैं बांट करके उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर पाऊँ। और अभी हम बहुत सारे जगह ऐसे मॉडल स्थापित कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में ही 7 तारीख को हम एक लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे हैं, जो जुबा साहनी, अमर शहीद जुबा साहनी जी के स्मृति में वहाँ एक पार्क और एक लाइब्रेरी का हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, जहाँ समाज में शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए हम उनको प्रेरित करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनको हम पढ़ने की व्यवस्था करेंगे। तो निश्चित रूप से जब हमारा समाज पढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा। सर, आपकी सोच बहुत अच्छी है, पढ़ाई लिखाई पर, शिक्षा पर आप बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। निषाद समाज के नेता जो हैं और तमाम लोग आरक्षण को लेकर पिछले काफ़ी समय से मुखर हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। एससी वर्ग में, एससी कोटा में शामिल करने के लिए मांगें उठ रही हैं। आरक्षण को लेकर मैंने भी आपके कई स्टेटमेंट सुने। कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर आपके स्टेटमेंट्स में मुझे वो एक झलक देखने को मिली कि कहीं ना कहीं आरक्षण इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाना चाहिए, आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए और शिक्षा के प्रति ज़्यादा वो प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्या सोचते हैं, आरक्षण को लेकर क्या टेक है सर आपका? देखिए, आरक्षण एक विकास के लिए ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आरक्षण खूब मिल जाए, लेकिन लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। आरक्षण पर भी हम काम कर रहे हैं, हम सरकार से हमें बात रख रहे हैं आरक्षण के लिए, लेकिन साथ साथ हम सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, जो हम समाज में लोगों को कह रहे हैं कि आपको शिक्षित होना होगा, अपने बच्चे को पढ़ाना होगा, तो निश्चित रूप से हमारा समाज जब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। निषाद समाज के लोगों को आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं सर। अभी मछुआरा आयोग का भी गठन किया गया है, तो एससी कोटा में शामिल करने के लिए जो बातें चल रही हैं, अभी कितना प्रोग्रेस हुआ है? देखिए, आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिसमें थोड़ी समय लगेगी और हम सब प्रयास कर रहे हैं कि निषाद समाज को जो उचित अधिकार हो वो मिलेगा। और निश्चित रूप से हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। चाहे जब तक आरक्षण नहीं होता, दूसरे तरफ से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज को बेनिफिटेड करें। इसके लिए जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति है उसको भी हम लोग एम्पावर कर रहे हैं। निषाद समाज के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था आने वाले दिनों में हम करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा समाज सबसे मूल जो समस्या है वो अशिक्षा, और उस पर हम प्रहार करेंगे। बिहार में निषाद समाज की बात की जाए, मैं अभी सबसे पहले निषाद समाज पर ही फोकस कर रहा हूँ सर, और भी तमाम बातें की जाएंगी। करीब निषाद जाति के लोगों का जो वोट पर आबादी जो है वो करीब 5 से 6% मानी जाती है। कितना अहम रोल प्ले कर सकता है ये वर्ग इस बार के चुनाव में, खास करके जब वीआईपी महागठबंधन के साथ खेल रही है सर? क्या आपको लगता है आप निषाद समाज के वोटरों को लामबंद कर पाएंगे एनडीए के लिए? कितना फ़ायदा पहुंचा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक निषाद समाज का वोट परसेंटेज का सवाल है, 5 नहीं, हम लोग 10% के करीब हैं। और निषाद समाज परंपरागत रूप से 10% है। और निषाद समाज पहले से ही एनडीए के साथ रहा है, मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, इसीलिए कि हमारे जो इष्ट देव हैं, हम केवट को मानने वाले लोग हैं। और केवट के सखा थे राम, और राम भगवान का जो मंदिर बनाया जिस पार्टी ने, राम भगवान का जो अयोध्या में मंदिर बनाया और वहीं पर केवट महाराज का भी मंदिर बनाया गया, तो निश्चित रूप से समाज ये समझता है कि हमारे पूर्वजों को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो हम उसके साथ रहेंगे। और ये अलायंस त्रेता युग से चला आ रहा है, राम और केवट का। आज निषाद समाज और एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद समाज मजबूती से खड़ा है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में समाज ने किस तरह से वोटिंग किया, और जो लोग कहते थे कि निषाद समाज का वोट हम काटेंगे, आपने देखा कि किस तरह से हम पूरे बिहार ही नहीं, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इतने बड़े एरिया में सबसे ज़्यादा मतों से जिताने का काम किया मुजफ्फरपुर के लोगों ने। सर, 2019 के चुनाव में तो आप वीआईपी के कैंडिडेट थे, उस वक्त जीत नसीब नहीं हो पाई थी, लेकिन 2024 में आपने बहुत ताबड़तोड़ कमबैक किया। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी आपको गद्दार कहते हैं कि पद की लालच में वो बीजेपी में चले गए,
और 24 के चुनाव में जीत भी हो गई, केंद्रीय मंत्री पद भी मिल गया। निषाद समाज के गद्दार आप कहे जा रहे हैं, मुकेश सहनी का ऐसा कहना है, कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, वो कुछ भी बोले, उनके पास कोई विज़न नहीं है। और समाज पूछना चाहता है कि उनको जब 11 टिकट निषाद समाज के नाम पर मिला था, तो वीआईपी पार्टी के कितने पदाधिकारी को, कितने लोगों को उन्होंने टिकट देने का काम किया। तो जब टिकट मिलेगा निषाद समाज के नाम पर और टिकट बिक जाएगा, आपने विगत लोकसभा चुनाव में देखा 3 टिकट मिला। क्या वो वीआईपी पार्टी को टिकट मिला था? वो निषाद समाज को टिकट मिला था। और निषाद समाज के कितने लोग चुनाव लड़े? तो गद्दार समाज का कौन है ये समाज समझ रहा है, और आने वाले दिनों में समाज बताएगा, पुनः बताएगा कि समाज का गद्दार कौन है। तो बीजेपी ने भी तो सर उनके विधायकों को अपने पाले में कर लिया, ये क्या सही है? देखिए, जिस तरह से विधायकों के साथ जिस तरह का रवैया, तानाशाही रवैया, एक कॉरपोरेट कल्चर, तो लोग उब करके चले आए। लोग पहले प्रयास कर रहे थे लोग कि भाई हम अच्छा से काम करें पार्टी में, लेकिन जो कॉरपोरेट कल्चर है कि एक आदमी कंपनी का मालिक है और बाकी लोग एम्प्लॉई हैं, तो इस कल्चर को बहुत लोग झेल नहीं पाता है। और आज भी लोग त्रस्त हैं, बहुत सारे लोग त्रस्त हैं। तो ये कोई कंपनी चलाने वाली पार्टी के साथ कभी नहीं निषाद समाज खड़ा रहेगा। निषाद समाज उसी के साथ खड़ा रहेगा जो उस समाज को शिक्षा की तरफ ले जाएगा, जो उस समाज को नशा से मुक्त कराएगा, जो उस समाज को एम्पावरमेंट करेगा एम्प्लॉयमेंट में। नहीं, कंपनी चलाते हैं मतलब कैसे सर? कंपनी थोड़ा स्टाइल बताइए, आप क्योंकि रहे हैं सर, एसोसिएट रहे हैं उनके, तो कैसे काम करते हैं ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर ब्रीफली। लोग जानना चाहते हैं आखिर क्या, कैसे वर्किंग कैसी है उनकी। देखिए, वहाँ एक कहावत है और उन्होंने मीडिया में भी बात बोला था कि खाता न वही जो मुकेश सहनी कही वही सही। तो ऐसा पार्टी में नहीं होता है। आज भारतीय जनता पार्टी या इंडिया में देखिए, सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं किसको कहाँ प्लेस करना है, किसको चुनाव लड़ाना है। लेकिन एक पार्टी जो इस तरह की पार्टी जो सर सन ऑफ मल्लाह कहे जा रहे हैं, वो इतनी बड़ी उपाधि उनको दी गई है। देखिए, अभी हमारे कुछ साथी ने बताया कि सन ऑफ मल्लाह नहीं है, बल्कि वो सन ऑफ माल्ला है, जो माल लेके आता है उसको चुनाव लड़ाते हैं। अच्छा। नहीं, तो ऐसे लोग समाज को बेचने का काम करते हैं। जो लोग कल तक कह रहे थे कि हम गंगा जल लेकर कसम खिलाते हैं और आप खुदरा में नहीं बिकेंगे, आप लोग अपने वोट को बेचने का काम नहीं करें, और जब मौका मिलता है तो खुद पूरे समाज को होलसेल में बेच देने का काम करते हैं। तो समाज समझने लगा है इस बात को कि हमको कोई बेच रहा है और हम बिकने वाले नहीं हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जो निषाद समाज को सम्मान दिया, किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आपको लगेगा कि पार्टी ने कितना सम्मान दिया है। देश में पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और उसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए सरदेव भगवान लाल सहनी जी, जो मुजफ्फरपुर से ही आते हैं, काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं। तो उनको पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। आज बिहार में 3 मंत्री हैं निषाद कोटे से सम्मानित, हमारे माननीय हरी सहनी जी, माननीय मदन सहनी जी और आदरणीय विजय मंडल जी, 3 बिहार सरकार में मंत्री हैं। केंद्र सरकार में मुझे पहली बार जीतने के बाद ही बनाया गया। ये मेरी पर्सनल उपलब्धि नहीं है, ये समाज को सम्मानित करने के लिए पार्टी ने बनाया कि निषाद समाज एक बड़ा वर्ग है और उससे एक आदमी जीत करके आए हैं। तो मुझे नहीं बल्कि समाज को सम्मान देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्री बनाया। साथ में अभी आपने देखा कि मछुआ आयोग बना, उसमें 5-5 लोग की एडजस्टमेंट हुई। संगठन में भी लोगों को जगह मिला। आदरणीय अशोक सहनी जी को मेन विंग में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, तो बहुत सारे लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो पार्टी ने जितना सम्मान दिया है, आज आज़ादी के बाद आज तक कभी किसी पार्टी ने निषाद समाज को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने आदरणीय हरी सहनी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो समाज को हमेशा सम्मान देने का काम एनडीए कर रहा है।
तो क्यों जाएगा लोग इंडी गठबंधन के पास, जो हमेशा ठगने का काम करता है। सर इसी से जुड़ा सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि अब आप जितनी भी बातें आपने कही उसके कहने का अर्थात यही था कि मुकेश सहनी का आप कोई जनाधार रह नहीं गया है। वो कहते हैं कि आप अस्पताल में भले भले अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आपको ABCD राजनीति की जो ABCD है वो उन्होंने सिखाया। अब महागठबंधन की टीम में वो खेल रहे हैं और 60 सीटों की डिमांड भी रखे हैं। सबसे खास बात दर्शकों ये है कि निषाद समाज के जो वोटर्स हैं वो बिहार की 30 से 32 सीटों पर निर्णायक माने जाते हैं। मतलब 30 से 32 सीटों पर निषाद समाज किसी का गेम बिगाड़ भी सकते हैं और किसी को विजेता भी बना सकते हैं। क्या लगता है सर, महागठबंधन की तरफ से खेलकर मुकेश सहनी कितना बड़ा रोल अदा कर सकते हैं? आपको लगता है महागठबंधन के लिए कुछ फायदेमंद साबित होंगे? और जब आपको भी कहते हैं वो काफ़ी कुछ ABCD मैंने सिखाया और वो गद्दारी करके NDA में चले गए, BJP में चले गए। देखिए, समाज समझता है और हम तो पहले समझ गए कि इनके पास कोई विज़न नहीं है। और जो लोग खुद कहता हो कि मेरे रहते निषाद समाज में कोई नेता बन जाएगा और हम बनने दे देंगे, तो निषाद समाज इस बात को समझता है और निषाद समाज अपने नेता को बनाने का काम करता है। ऐसे लोगों के बहकावे छलावे में नहीं आने वाला है, जो समाज को दिग्भ्रमित करता हो, जो समाज को बेचने का काम करता हो। सर प्रदीप निषाद की भी बात करना चाहूँगा। प्रदीप निषाद भी VIP में ही थे, एसोसिएट हुआ करते थे उस समय भी। उन्होंने अब नई पार्टी बना ली है VVIP। तेज प्रताप यादव के पार्टी के साथ गठबंधन भी उन्होंने कर लिया है। सर आपको भी मुकेश जी के काम करने का तरीका सही नहीं लगा, आपने BJP का रुख किया। प्रदीप जी NDA का रुख क्यों नहीं कर पाए, अपनी पार्टी अलग क्यों बना ली? ऐसा क्या आपको लगता है, कोई रीज़न मुख्यतः? देख, हर आदमी का राजनीति करने का तरीका अलग होता है। मेरा अपना था, मैं आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ था, पहले से भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था। तो मुझे लगा कि मैं अगर कहीं जाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा, और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और पार्टी ने भी सम्मान दिया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। 1 साल के बाद ही पार्टी ने मुझे टिकट दिया। चुनाव जीतने के बाद, प्रथम बार जीतने के बाद पार्टी ने मंत्री भी बनाया। तो ये मैं लगातार बोल रहा हूँ इस बात को कि ये मेरी पर्सनल उपलब्धि नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे कारण बना दिया गया, ये समाज को सम्मानित करने के लिए, समाज को साधने के लिए बनाया गया, समाज को सम्मान देने के लिए बनाया गया और समाज को ऊपर उठाने के लिए बनाया गया। ये मेरे कंधे पर जिम्मेवारी है कि समाज को हम ऊपर लेकर के चलें। नहीं, ऐसा सर बहुत लोग कह रहे हैं कि आप निषाद समाज से आते हैं इसीलिए आपको इतने बड़े पद दिए गए। कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से निषाद समाज से हम आते हैं, इसलिए तो हमको बनाया गया। मैं लगातार ये भी कह रहा हूँ कि मैं निषाद समाज से हूँ, इसलिए बनाया गया है। इसलिए बनाया गया कि निषाद समाज एक बड़ा वर्ग है और उस वर्ग को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बनाया गया। अजय निषाद BJP में थे, मुजफ्फरपुर से सांसद भी थे। 2024 में आपने उन्हें हरा दिया, उन्होंने कांग्रेस का रुख किया था, टिकट BJP ने उनका काट दिया था। कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा बन गई थी। क्या लगता है आपको, मुजफ्फरपुर में आपके काम के बलबूते आप जीते या फिर अजय निषाद की एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोगों ने BJP को वोट दिया मजबूरी में? देखिए, जिस तरह से काम हमारी NDA की सरकार ने किया है और देश के प्रधानमंत्री जी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो काम किया है, हम लोग गांव में जब वोट मांगने जाते थे तो हमारी माँ बहनें कहती थी, अगर कमल छाप से आए हैं, मोदी जी की पार्टी से आए हैं तो बैठिए, नहीं तो चले जाइए। तो जो काम उन्होंने किया है, हम उनके काम के कारण जीते हैं। कोई एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर नहीं है। कांग्रेस को कौन पूछता है? कांग्रेस के पास ना विज़न है आज के डेट में, ना कोई लीडरशिप है, ना देश को आगे ले चलने की क्षमता है। कांग्रेस सिर्फ ब्लेम गेम, लोगों को दिग्भ्रमित करने की राजनीति करती है। राजेश राम को उन्होंने भी तो इतना बड़ा पद दिया, अध्यक्ष पद दे दिया है, वो भी दलित वर्ग से आते हैं। समाज का उत्थान तो वो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान फोकस तो कर ही रही है सर। देखिए, आज की डेट में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, तो उसमें जब कोई अच्छा कंडीशन रहता है तब किसी को अगर सम्मान दे तो एक बात मानी जाती है। आज तो कांग्रेस में लोग मिलते नहीं, पदाधिकारी नहीं मिल रहे हैं। एक समय था जब कांग्रेस की अच्छी स्थिति थी, उस समय
बिहार के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे श्रद्धेय सीताराम केसरी साहब, उनको किस तरह से अपमानित करके कांग्रेस ने हटाया था, बिहार का ओबीसी वर्ग कभी भूलेगा नहीं उस बात को। सर, अजय निषाद का बीजेपी ने टिकट काट दिया, आपको मौका मिला, क्या गारंटी है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा? अगर पार्टी को लगा कि आपसे फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्या गारंटी है आपके साथ ऐसा नहीं होगा? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो भी आदमी काम नहीं करेगा, चाहे कोई हो, बड़े भाई अजय निषाद जी हों, हम हों, कोई जो जिससे जनता संतुष्ट नहीं होगी उसको निश्चित रूप से टिकट काटना चाहिए। सर, 1 साल हो गया आपको मंत्री पद संभाले हुए, पीएम के साथ कैसी ट्यूनिंग है सर? काम काज को लेकर क्या पीएम का कैसा वो माइंडसेट कैसा है सर? जरा समझाइए ये, अपने मंत्रियों को पीएम मोदी किस तरह से काम के प्रति मोटिवेटेड रखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी है। उनके पास जाने के बाद लगता है एक अलग ऑरा फील होता है कि ये अलग एक पर्सनालिटी है, और अपने मंत्रियों को इस तरह से प्यार देते हैं, इतना प्रेरित करते हैं काम करने के लिए, और देश के लिए सबसे पहला नेशन फर्स्ट उनका स्टैंड रहता है, और लोगों को इस तरह से प्रेरित करते हैं कि लोग स्वतः रिचार्ज होकर के काम में लग जाते हैं। और कभी उन्होंने किसी भी मंत्री को नीचा देखने का काम नहीं किया, सबको इनकरेज करने का काम किया। आप कर सकते हो। आपकी पर्सनल मीटिंग पीएम के साथ हुई कभी? बहुत बार हुई है, बहुत बार मिले हैं। मुजफ्फरपुर को लेकर सर, आपके क्षेत्र की बात करता हूँ, मुजफ्फरपुर को लेकर पीएम का गेम रोड मैप क्या है? बीजेपी का रोड मैप क्या है? मुजफ्फरपुर के विकास को लेकर क्या योजनाएं हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर का एक बहुत ही बड़ा डिमांड था लोगों का। जब हम चुनाव में गए थे तो लोग कहते थे कि एयरपोर्ट अगर बना दीजिएगा 2-4 चुनाव वोट मांगना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, आज टेंडर जारी हो जाए, मैं सवाल पूछ रहा हूं। तो मैंने लगातार प्रयास किया। उसके बाद 20 दिसंबर को हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे, और प्रधानमंत्री जी कितना संवेदनशील हैं, कितनी बारीकी से और हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं। 20 दिसंबर से उनको मैं उनसे आग्रह किया कि सर, आपने एक चुनावी सभा में कमिट किया था कि मुजफ्फरपुर में जब अगली बार आएंगे तो हम पता ही एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे, और अगर एयरपोर्ट बन जाता तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा होता, वहाँ के लोगों के लिए अच्छा होता। नॉर्थ बिहार की जो आर्थिक राजधानी है मुजफ्फरपुर, उसके विकास में एक नया अध्याय खुल जाता। और 23 दिसंबर को उनके ऑफिस से मेरे ऑफिस में फ़ोन आया कि आपका एयरपोर्ट बन जाएगा, आप जा कर के सीएम साहब से मिल लीजिए। और उसके बाद बिहार के बजट में भी आया, कल टेंडर भी हो गया, ई टेंडरिंग भी हो गया। तो मुजफ्फरपुर के लिए हम लोगों ने जो मांगने का काम किया, बिहार के लिए जो मांगने का काम किया हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने कभी ना नहीं कहा। तो मुजफ्फरपुर सर, न्यूज़ नेशन के कैमरे पर आप ये ऐलान कर दीजिए, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट किस दिन प्रस्थान करेगी, टेक ऑफ करेगी सर? देखिए, आप खुद समझते हैं कि टेंडर का प्रक्रिया है। टेंडर के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी टर्मिनल बनने का काम स्टार्ट होगा, और जब एक बार टेंडर में चला गया काम तो निश्चित रूप से यहाँ से उड़ान भरेगी। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और मुजफ्फरपुर के लिए हमने अभी अमृत भारत ट्रेन भी स्टार्ट हुआ वहाँ से, जो वहाँ से चलकर चरली परली जो हैदराबाद का एक जगह है वहाँ के लिए रवाना हुई है, जिसको हम लोगों ने हरी झंडी दिखाया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग करने जा रहे हैं। जो वहाँ कुढ़न्नी और सकरा के क्षेत्र के लोगों का डिमांड था, जब हम वोट में जाते थे तो कदाने नदी की अगर सफाई हो जाए 2-4 चुनाव वोट नहीं मांगना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कदाने नदी की सफाई के लिए, फर्दो नाला की सफाई के लिए हमने 84 करोड़ सैंक्शन कर दिया है, और बहुत जल्द उसका भी टेंडर हम करा देंगे। सर, मुजफ्फरपुर को लेकर जब सवाल पूछ रहा हूं तो स्मार्ट सिटी, मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना थी। अभी भी वो जो ज़मीनी समस्याएं हैं, सड़क को लेकर, ट्रैफिक जैम को लेकर, नली नाले को लेकर, ये सब कब इन सब परेशानियों से निजात मिल पाएगा सर लोकल आदमियों को? देखिए, मुजफ्फरपुर में जो स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसा गया, आप दौरा करते हैं मुजफ्फरपुर का रेगुलर बेसिस पे? निश्चित रूप से। अब तो लोग वहाँ के ये बोलने लगे हैं, मुजफ्फरपुर में हमने इतना दौरा किया है कि मुझे लगता ही नहीं कि भारत सरकार के मंत्री हैं तो सब दिन यहीं रहते हैं। तो हमने इतना दौरा किया है मुजफ्फरपुर का कि लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश हैं, और लोगों को लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है मुजफ्फरपुर में। अभी रिवर फ्रंट के लिए भी हमने 148 करोड़ रुपया
प्रयास कर रहे हैं हम देने का। मुजफ्फरपुर में आने वाले दिन में बिहार में पहला मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट के माध्यम से हर खेत को पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट मैं मुजफ्फरपुर में ले जा रहा हूँ, मेरे ही मंत्रालय से संबंधित है। मुजफ्फरपुर विधानसभा की बात करें सर, आपके लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं और मुजफ्फरपुर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। 5 पर बीजेपी का कब्जा है, 4 पर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के पास 1-1 सीटें हैं इस वक्त। इस बार क्या लग रहा है, आपने जितना काम किया है मुजफ्फरपुर को, जितने तोहफे मिले हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो 5 की जो संख्या है बीजेपी के पास, वो 11 तक पहुंच पाएगी? निश्चित रूप से इस बार हम 11 में 11 जीतेंगे। कोई सीट हम लोग, क्योंकि जनता ने मन बना लिया। देखिए जितना काम हुआ जनता के लिए, अभी आप देख सकते हैं कि रोड का कंडीशन कितना अच्छा हो गया सब जगह। आप पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 1 से 1.5 घंटा। बिजली की कितनी स्थिति अच्छी हो गई। पहले क्या बिजली का बिहार में स्थिति था, 700 मेगावाट प्रोडक्शन था बिजली का, आज लगभग 8,000-9,000 मेगावाट प्रोडक्शन है हमारा। पहले मात्र 17 लाख कंज्यूमर थे बिजली के पूरे बिहार में, आज हमारे पास लगभग 3 करोड़ कंज्यूमर हैं। पहले सप्ताह में 2-4 घंटा बिजली रहती थी, आज 23 से 24 घंटा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली रह रही है। तो बिजली के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमने विकास किया है। अमृत भारत पूरे देश में 15 ट्रेन चलती है, 12 ट्रेनें बिहार से पास करती है। सर मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों की हमने बात की, मुजफ्फरपुर सदर सीट की भी बात कर लेते हैं। अभी कांग्रेस के पास वो सीट है। पिछले बार की बात करें तो बीजेपी के ही कैंडिडेट ने करीब 90,000 से 1 लाख के बीच, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं याद है, बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। तो आखिर मुजफ्फरपुर सदर सीट पर क्या समीकरण बदल गए सर, कि आखिर कांग्रेस के पास वो सीट चली गई, बीजेपी अपने कब्जे में नहीं ले पाई? ऐसा क्या समीकरण बदल गया? देखिए मुजफ्फरपुर सीट हारने का मुख्य कारण, सर सिटी की सीट है, माना जाता है कि शहर में बीजेपी के वोटर्स जो कोर वोटर्स माने जाते हैं शहरों में ज़्यादा पाए जाते हैं। आखिर क्या वजह है? पता ही एयरपोर्ट का मामला था और फर्दो नाला का मामला था, और दोनों मामला को हमने सॉल्व कर दिया है। तो आने वाले चुनाव में 11 सीट हम जीत रहे हैं। मुजफ्फरपुर को मेट्रो की भी सौगात दे दीजिए सर। निश्चित रूप से आपने देखा कि अभी हमारा घोषणा भी हुआ है। कुछ टेक्निकल पहलू है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा रहा तो मुजफ्फरपुर को मेट्रो का भी सौगात हम देंगे। सर इस वक्त हम एनसीआर में मौजूद हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में। दिल्ली से मेरठ अब महज आधे घंटे से भी कम समय में हम पहुंच सकते हैं। रैपिड मेट्रो की शुरुआत हो गई है। दिल्ली से फरीदाबाद, गुड़गांव, तमाम दूर दराज के इलाके, आगरा तक भी मेट्रो को एक्सपैंड करने की अब बातें चल रही है। ऐसा क्यों नहीं होता है सर बिहार में? राजधानी पटना से सटे इलाके जो मुजफ्फरपुर तक पटना से मेट्रो क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? ऐसी कोई योजना बन रही है क्या? देखिए निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि अभी पटना के अलावा हाजीपुर तक एक्सटेंशन हुआ है। धीरे धीरे एक्सटेंशन होगा सारे जगह तक, और मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बिहार में 4 और डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है, और कनेक्टिविटी के मामले में अब बिहार में कोई समस्या नहीं है। चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, आपने देखा कि अभी 3 एयरपोर्ट मेरा फंक्शनल है, पटना, पूर्णिया और दरभंगा, गया 4, भागलपुर भी हो गया है, मुजफ्फरपुर का टेंडरिंग हो गया है। आने वाले दिनों में बिहार में लगभग 1 दर्जन एयरपोर्ट होंगे। मुजफ्फरपुर में बिहार में ट्रेन की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, और रोड अच्छा हो ही गया है। तो हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम अब नहीं रहा बिहार में, और इसीलिए अब बिहार में लोग इन्वेस्टर भी आना शुरू कर दिए। सर मेरा फोकस रहता है, न्यूज़ नेशन का फोकस यही रहता है, प्रायोरिटी जो हम देते हैं वो राजनीतिक बातों से ज़्यादा हम विकास की बातों पर प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले सवाल भी इन सभी मुद्दों पर किया आपसे। सर जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। जल शक्ति मंत्रालय की झोली से बिहार को आपने 1 साल के अंदर क्या क्या दिया सर, ये हम जानना चाहेंगे। क्या इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आपने सर शुरू किए हैं बिहार में? आपका बहुत अच्छा सवाल है, और इसी चूँकि आप सब जानते हैं कि बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या थी बाढ़, और कुछ भाग में सुखाड़ की समस्या, इन दोनों समस्या से निजात के लिए बिहार के लिए कभी कोसी अभिशाप माना जाता था, और कोसी नदी के अभिशाप को हम वरदान में बदलने के लिए हमारी सरकार ने वहाँ पर कोसी मैची रिवर इंटरलिंकिंग का काम जो 11,500 करोड़ की योजना है हमने दिया, और प्रधानमंत्री जी ने 11,500 करोड़ का कोसी मैची इंटरलिंकिंग का काम दिया।
जिसके कारण अब जो पानी एक्सेस पानी होगा तो हम दूसरे भाग में डाइवर्ट भी कर सकते हैं। साथ ही वेस्टर्न कैनाल के माध्यम से लगभग लाखों हेक्टेयर ज़मीन को हम सिंचाई की व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो जो पानी एक्सेस पानी के कारण हमारे यहाँ फ्लड आता था, उस पानी को डाइवर्ट कर करके हम उसको यूज़फुल हम एग्रीकल्चर में उसको यूज़ कर रहे हैं, और जिसके कारण आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा एक सौगात होगा कि जो लोग ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन एक्सेसिव करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 80% ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हम एग्रीकल्चर में करते हैं। तो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन जब घटेगा तो आने वाले पीढ़ी के लिए हम पानी बचा पाएंगे। सर, पीएम मोदी मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर लीची के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। मुजफ्फरपुर से तमाम जगह दूर दराज के इलाकों में, तमाम दूसरे देशों में भी निर्यात होती है लीची। ऐसा क्यों नहीं आप कुछ ऐसी योजना बना रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की लीची को और ज़्यादा प्रमोट करने का, ताकि वहाँ के लोग और छोटे किसान जो हैं और ज़्यादा आत्मनिर्भर हो सकें? क्या कोई योजना है लीची को लेकर? एकदम बड़ा योजना है हमारे पास, और जब एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा हमारा तो वहाँ से कार्गो प्लेन चलेगी, और मुजफ्फरपुर की लीची को हम 1 से 2 घंटा में हम देश के किसी भी भाग में पहुँचाने में कामयाब होंगे। जो आज ट्रेन से जाने में या किसी पर्सनल गाड़ी से, ट्रक से जाने में जाते जाते लीची ख़राब हो जाए, चूँकि लीची का सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, तो लीची ख़राब हो जाया करता है, जिसके कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। लेकिन जब एयरपोर्ट हमारा फंक्शनल हो जाएगा, कार्गो प्लेन से जब हम भेजेंगे तो उचित मूल्य भी मिलेगा, और वहाँ लीची बेस्ड हम इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं, जहाँ पल्प निकाल करके उसको यूटिलाइज करेंगे आगे। तो इन चीज़ों को हम प्रमोट कर रहे हैं, और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में लीची से संबंधित एग्री बेस्ड बहुत सारे इंडस्ट्री लगेंगे आने वाले दिनों में। सर, आप भी पेशे से चिकित्सक हैं, आप अपना अस्पताल भी चलाते हैं। कई खबरें ऐसी भी मैंने सुनी है कि आप दिव्यांगों के लिए कुछ खास आप मदद करने के लिए उनकी कुछ योजनाएं भी और ऐसे आगे बढ़ चढ़कर कुछ कदम भी आप उठा रहे हैं। तो क्या कुछ विशेष जानकारी आप दे पाएँ अगर? देखिए, मेरे हॉस्पिटल में ऐसे तो 3 वर्ग के लोगों को विशेष ध्यान हम रखते हैं। एक तो जो सैनिक हैं, उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। जो दिव्यांग भाई हैं उनका भी ख्याल रखते हैं, या जो बोल दिए कि हम गरीब आदमी हैं उनका। तो 3 वर्ग के लोगों को हम विशेष ध्यान रखते हैं। और दिव्यांगों का जहाँ तक सवाल है, तो दिव्यांग भाई के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं कि उनको जितना ज़्यादा हो सके असिस्ट करें, चाहे आर्टिफिशियल अप्लायंसेस के माध्यम से हो या सपोर्टिव इक्विपमेंट्स के माध्यम से हो। जैसे जीतने के बाद मैंने 12 ट्रक एलिम्को कंपनी के द्वारा वहाँ पर आर्टिफिशियल अप्लायंसेस से लेकर के सपोर्टिव इक्विपमेंट बंटवाए, और अब हमारे क्षेत्र में मुजफ्फरपुर कंस्टिट्यूंसी में, लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में शायद ही कोई लोग होंगे जिनको ट्राईसाइकिल की ज़रूरत हो, बैटरी वाली गाड़ी की ज़रूरत हो, या स्टिक की ज़रूरत हो, या आर्टिफिशियल लिम्ब की ज़रूरत हो, किसी को दिक्कत हो। इसमें कोई पक्षपात तो नहीं हो रहा है सर? एक वर्ग के लोगों तक तो ऐसी चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं? एकदम नहीं। कभी दिव्यांग में क्या पक्षपात होगा? जो आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, 4 महीना हमने अपने लोगों को लगा करके अपने कार्यालय के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया। जो लोग, जितने लोग आए, चाहे किसी वर्ग के हो, किसी धर्म के हो, हमने सबको देने का काम किया। अब थोड़ी राजनीतिक बातें कर लेते हैं सर। पॉलिटिक्स से जुड़ी सवाल मैं कुछ पूछना चाहूँगा आपसे। आज ही चुनाव आयोग की मीटिंग हुई है बिहार में, और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वहाँ बुलाया भी गया था चुनाव आयोग द्वारा। एनडीए की बात करें तो सीट शेयरिंग का मसला कब तक सुलझेगा सर? अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट शेयरिंग हमारा लगभग फाइनल स्टेज में है, और चूँकि हम लोग भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच चुनाव आयोग का आचार संहिता लागू करता है, उसको देख करके बहुत। बीजेपी इस बार कितने सीटों पर लड़ेगी सर? क्या जेडीयू से ज़्यादा सीटों पर? देखिए, वो समय के साथ बताएंगे हम, अभी बहुत बताने की बात नहीं है। नहीं, जेडीयू सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से कम 1 सीट ज़्यादा ज़रूर अपने हिस्से में लेना चाहेगी, ताकि वो बड़े भाई, खुद को बड़े भाई के तौर पर ये कर सके। देखिए, हमारे और जेडीयू में कोई अंतर नहीं है। हम सब एक साथ हैं, और सारे 5 पांडव एक साथ हैं। जिस तरह से पांडव में त्याग की भावना थी, एक भाई दूसरे भाई के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, आज हम 5 पांडव उसी तरह से हैं, और कोई बंटवारा का प्रॉब्लम नहीं है।
आने वाले दिनों में हम लोग घोषणा करेंगे, हमारे नेता घोषणा करेंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। मोदी के हनुमान के पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है? चिराग पासवान की बात कर रहा हूँ। एकदम 45 सीटें मांग रहे हैं सर। एकदम सम्मानजनक सीट मिलेगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सब लोग प्रेम से बांटेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और सब लोगों का मकसद यही है कि विकसित बिहार बनाना है। नहीं तो चिराग पासवान की एलजेपीआर को 45 सीटें मिल जाएंगी सर? जैसा कि मैंने बताया कि एक सम्मानजनक सीट मिलेगी, नंबर हम नहीं बता सकते हैं अभी, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि विकसित बिहार बनाना है और इसीलिए थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस भी लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम सब अच्छा से बांटेंगे। प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं सर? बहुतों का काम बिगाड़ा है, बनाया भी है उन्होंने। इस बार 2025 के चुनाव में कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता समझती है कि बिहार को जो 2005 के बिहार से 2025 के बिहार में जो परिवर्तन हुआ है, तो लोग इस बात को समझते हैं कि बिहार किस स्थिति में था। अब किसी भी पैरामीटर पर बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो उस समय जो मर्डर का रेशियो था 47% मर्डर घट गया। आज अगर आप बात करें किडनैपिंग, 99% किडनैपिंग का रेट डिक्लाइन किया है। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें, बिजली पर बात करें, किसी भी क्षेत्र में, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हर क्षेत्र में बिहार ने एक आश्चर्यजनक परिवर्तन किया है। सर ये तो हर कोई मानता है कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में काम हुआ है, लेकिन अब पीके का कहना है, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक का कहना है कि नीतीश कुमार अब स्वास्थ्य कारणों से सीएम की कुर्सी पर बैठने लायक रह नहीं गए हैं। तो बीजेपी से कौन सीएम बनेगा? सम्राट चौधरी बनेंगे? क्या सम्राट चौधरी फेस हैं, जबकि सम्राट चौधरी पर इतने गंभीर आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं? देखिए, चुनाव के बाद हम लोग एक विधायक दल का बैठक होता है। अब विधायक दल के बैठक के बाद ही तय होता है कि सीएम कौन बनेंगे। और जहाँ तक आदरणीय नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी एकदम स्वस्थ हैं और बिहार को अच्छा से चला रहे हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है और जिस तरह से उन्होंने बिहार को विकास के पथ पर लाया है, अब आने वाले 5 साल में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, बिहार को एकदम औद्योगिक क्रांति करेंगे और बिहार के युवाओं को दूसरे जगह जो कांग्रेस के लोग अपमानित करते हैं, आपने देखा कि किस तरह से साउथ में जाते हैं लोग। और सर प्रशांत किशोर से बहुत बच रहे हैं सर, प्रशांत किशोर के सवाल पर नहीं, ऐसी को बचने की बात नहीं। मैं तो बिहार में विकास के बात मुद्दा पर चुनाव, वो बीजेपी के फेस पर हमला बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के फेस हैं इस वक्त, उन पर इतने आरोप लगाए, गंभीर आरोप। देखिए, जिन पर भी आरोप लगाया है उन्होंने, उन लोगों ने उचित प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी बात को रखा है और इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा उन मुद्दों पर बोलने की आवश्यकता नहीं। जिन पर आरोप है उन स्वतः आकर के बता रहे हैं। हमारा तो मेन कंसर्न है कि हम विकास हमने जो किया है, हमने जो काम किया है, उस काम की मजदूरी के लिए हम जा रहे हैं। हम काम के आधार पर वोट मांगेंगे। इन आरोपों को लेकर आपको क्या लगता है, एनडीए को कोई डेंट नहीं पहुंचेगा? क्योंकि इतने बड़े चेहरे, जेडीयू के अशोक चौधरी को लेकर उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगा दिए। अशोक चौधरी की तरफ से नोटिस भी भेजा गया। संजय जायसवाल पर भी उन्होंने आरोप लगाया। संजय जायसवाल ने भी नोटिस का हवाला दिया और नोटिस भेजकर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उन पर चुप्पी साध लिए हैं। लेकिन सम्राट चौधरी की तरफ से अभी तक कोई पलटवार ऐसा नहीं किया गया कानूनी तौर पर, लीगली। देखिए, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था कि अश्वत्थामा हाथी मरा और इस तरह से आवाज़ हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया। कन्फ्यूजन में कृपाचार्य जी मर गए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन बिहार की जनता तो बिहार का विकास देख रही है, विकसित बिहार देखना चाहती है। अभी बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ। मैं रोड के क्षेत्र में अभी देखिए, अभी सिमरिया में इतना बड़ा अच्छा पुल बना। मैं एक दिन उस पर से जा रहा था तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंडिया में हूँ कि कहीं बाहर हूँ। इतना अच्छा रोड बना है। और बरसात के मौसमों में पुल ढहने की भी खबरें आती हैं सर। देखिए, कुछ जगह ऐसी शिकायतें मिली हैं और उन चीज़ों की जांच भी की जा रही है। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हुए हैं, लेकिन सरकार को उससे बहुत ज़्यादा इस बात में परेशानी नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर को पुनः बना के देना है।
हमारी सरकार किसी को छोड़ने नहीं जा रही है। सुशासन की सरकार है। गिर गया तो वो कॉन्ट्रैक्टर का गया, हम तो फिर बनवा करके लेंगे उनसे। तो इसीलिए सुशासन की सरकार है और बिहार के विकास के लिए आदरणीय नीतीश कुमार और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है। हम लोग बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे और देश को विकसित भारत बनाएंगे। क्या बीजेपी में, क्या एनडीए में डर का माहौल है? मुफ्त की रेवड़ियों के खिलाफ जो एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार जो मुफ्त की रेवड़ियों के खिलाफ थी हमेशा, उसे बिहार में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जरूरत क्यों पड़ गई? 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए बांटे गए और 25,000 रुपए के लैपटॉप्स बांटे गए विकास मित्रों को, तमाम चीज़ें, 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई। तो आखिर वो केजरीवाल मॉडल बिहार में क्यों अपना लिया गया, जबकि मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर पीएम मोदी कितनी बार, कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि हम उसके खिलाफ हैं? एकदम नहीं। देखिए, बिहार में हमारी सरकार लगातार हमारी जीविका बहनों को एम्पावर करने के लिए अलग अलग तरह का काम शुरू से करते आ रही है। चाहे जीविका बहन को रसोई देने का काम, रसोई घर खुलवाने का काम हो, उनको कैंटीन देने का काम हो, जीविका बहन को अलग अलग क्षेत्र में काम करने का जो मिला। अभी जो विवाह मंडप बनेगा बिहार में, हर पंचायत में बनेगा, उस विवाह मंडप का भी देखभाल जीविका बहनें करेंगी। तो जीविका बहनों के अपलिफ्टमेंट के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उनको थोड़ा सा मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, वो उन हमारी मातृशक्ति का, उन महिलाओं का अपमान कर रहे हैं कि और आने वाले चुनाव में हमारी जीविका बहनें बताएंगी कि ये मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं, बल्कि उनको असिस्ट करने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमारी सरकार कर रही है और ये विपक्ष के लोग उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में वो जीविका बहनें बताएंगी उनको कि किस तरह से। सर, ये जो पैसे बांटे गए, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना है, इसके लिए काफ़ी बड़े फंड की ज़रूरत पड़ी होगी। इस फंड का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हो सकता था, कुछ और चीज़ों में भी हो सकता था, एम्पावर करने के लिए। फिर ये पैसे मुफ्त में जो बांटे गए, इसकी क्या ज़रूरत थी सर? ये नया ट्रेंड क्यों स्टार्ट हो रहा है पूरे देश भर में? देखिए, ये कोई बड़ा ये नहीं है चीज़। सबसे बड़ी बात है कि 10,000 रुपये से एक छोटे समूह को बहुत बेनिफिट होगा। वो अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। जिस काम के लिए पहले 2%, 4% मंथली, यानी कि साल के अगर 5% की बात करें तो साल में 60% तक का साहूकार से लोग इंटरेस्ट पर लेकर के काम करती थी हमारी जीविका बहनें। तो बहुत जगह से ये आया कि जीविका बहनों को आर्थिक रूप से अगर थोड़ा मदद किया जाए तो इनका जीवन स्तर और अच्छा हो सकता है, ये और अच्छा काम कर सकती है। और इसीलिए हमारी सरकार ने उनको साहूकारों से, उनको सूदखोरों से बचाने के लिए ये जीविका बहनों को असिस्ट करने का काम किया, उनको एम्पावर करने का काम किया है। इसमें कोई मुफ्त की रेवड़ी का कोई सवाल नहीं है। एसआईआर से बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा सर? क्या एसआईआर एक रणनीति के तहत लाया गया चुनाव आयोग द्वारा, ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ऐसा विपक्ष का कहना है? क्योंकि कई ऐसे इलाके हमने देखे जहां अनुसूचित जाति के लोग निर्णायक माने जाते हैं, कई ऐसी सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं, वहां पे वोट सबसे ज़्यादा कटे हैं। देखिए, एकदम ऐसी बात नहीं है। एसआईआर जो है कुछ दिनों पर स्वाभाविक प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है। क्योंकि कुछ लोग माइग्रेट करते हैं, कुछ लोग डेथ करते हैं, कुछ लोग नए वोटर जुड़ते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी भी की सरकार रहेगी वो होना चाहिए। अगर लोग माइग्रेट कर गए, 2-2 जगह वोटर आईडी बनाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से हर आदमी को एक ही वोट देने का अधिकार है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी ये बात समझ नहीं पाते हैं। कलाम साहब ने कभी कहा था कि नेता वो होता है जो हार को अपने माथे ले और जीत को अपने सहयोगी और अपने साथियों के माथे पर दे। यहाँ तो सर आपने नया स्लोगन दे दिया ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड इलेक्शन। नहीं, एकदम नहीं। और विपक्ष के साथी क्या करते हैं, चुनाव से पहले हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाएगा वो खोज कर रखते हैं। पहले कभी ईवीएम हुआ करता था, आज इस बार एसआईआर को इन्होंने तैयार किया कि हारना तो तय है, तो हार का ठिकरा किसके माथे फोड़ना है। कभी ये भी तो बताएं कि ये राहुल गांधी जी की रणनीति की हार है, तेजस्वी जी को लोगों ने नकार दिया। जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक बिहार में क्या देश में कभी ये पार्टी नहीं आ पाएगी। और इसीलिए इनको दूसरे के माथे पर ठिकरा नहीं फोड़ना चाहिए, इनको अपने आप में एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे लोगों ने नकार दिया, मेरे रणनीति को नकार दिया, मेरी पार्टी को लोगों ने नकार दिया, मेरे गठबंधन को लोगों ने नकार दिया। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार
में सबसे ज़्यादा फायदा, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा बड़ी योजनाएं जो हैं वो गुजरात को दी गई, गुजरात में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, बिहार को कुछ नहीं मिला। देखिए, विपक्ष के साथी कब क्या बोलेंगे उनको खुद समझ में नहीं आता है। जब देश का बजट पास हुआ था तो वही विपक्ष के साथी बोलते थे कि पूरा लगता है खजाना बिहार के लिए खोल दिया गया, और आज कह रहे हैं बिहार को कुछ नहीं मिला। तो पहले वो क्लियर हो लें कि वो कौन बात पर कहना चाह रहे हैं। बिहार को जितना सम्मान, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना कंट्रीब्यूशन आदरणीय मोदी जी का है, आप सब जानते हैं कि लगभग देश का कोई पहला प्रधानमंत्री होंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, जो लगभग 60 बार बिहार गए हैं प्रधानमंत्री रहते हुए। आज तक कोई आदमी नहीं गया हुआ। तो बिहार को कितना सम्मान करते हैं, बिहार के बारे में कितना चिंतन करते हैं, ये समझने की बात है। सर, अभी बीजेपी में खास करके एनडीए में युवा वोटर्स, युवा कैंडिडेट्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। इसमें कई सेलिब्रिटी कैंडिडेट आप कह लें, अभी हाल ही में पवन सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन किया है। क्या लगता है पवन सिंह का इस बार कितना इम्पैक्ट होगा? लोकसभा चुनाव में टिकट बाद में उन्होंने वो बैकआउट कर गए थे और उन्होंने काराकाट से लड़कर एनडीए कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। इस बार क्या लगता है मगध और शाहबाद का जो क्षेत्र है जहां कुल 30-32 सीटें आती हैं, तो पवन सिंह का वो फैक्टर जो है, पवन पावर स्टार फैक्टर जो है, आपको क्या लगता है कितना इस बार फायदा पहुंचा सकता है बीजेपी को? निश्चित रूप से काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा। एडिटिव फैक्टर होता है। देखिए, A+B इज़ ग्रेटर देन AB, जिस तरह से माना जाता है, तो इस तरह से ये एडिटिव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा और हम लोग उस एरिया में भी लगभग सीट जीतेंगे। आपको क्या लगता है आगे कोई और ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे और सेलिब्रिटी कैंडिडेट जो मशहूर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं जनता के बीच, और भी ऐसे कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस करेगी बीजेपी, टिकट्स देगी उन्हें? देखिए, जो भी समाज के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, वैसे सभी लोगों का हम सम्मान करते हैं, बशर्ते वो अच्छे हों, अच्छा काम करना चाहते हों, तो निश्चित रूप से हम लोग उनको जगह देने का काम करेंगे। सर, बिहार इलेक्शंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, गुड लक। न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।